नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में उत्तराखंड की खबरों को आपके सामने हम रखेंगे और इस बीच जो अब बड़ी खबर है उसको आप तक लेकर आ रहे हैं। अब बड़ी खबर उत्तराखंड से। लोकसभा चुनाव की लोकसभा चुनाव की मतदान खत्म होने के बाद विधायकों और पार्टी नेताओं के बीच तकरार के मामले सामने आने लगे हैं। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। परस्पर विरोधी बयानबाजी से पार्टी को असहज करने वाले अपने दो विधायकों, एक पूर्व विधायक और एक कार्यकारिणी सदस्य को देहरादून प्रदेश पार्टी कार्यालय में तलब किया गया। बयानों के लिए प्रदेश अध्यक्ष इसे स्पष्टीकरण लेंगे। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्र के जरिए पूर्व विधायक दिनेश धने पर निशाना साधा है। उन्होंने टीएचडीसी की एक बैठक में उनकी सिफारिश पर उनके समर्थकों को ठेके दिए जाने का आरोप लगाया। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिनेश धने ने भी किशोर उपाध्याय पर निशाना साधा। रानीखेत में भी बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग का मामला सामने आया। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि प्रदेश अध्यक्ष भट्ट को दखल देना पड़ा। प्रधान संदीप खुलवे ने विधायक नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और भांजे संदीप बधानी पर मारपीट का आरोप भी लगाया। पुलिस में तहरीर भी दी गई। कैलाश पंत प्रधान के समर्थन में आ गए। इससे एक ही पार्टी के विधायक और दायित्वधारी आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों प्रकरणों से बीजेपी को असहज होना पड़ रहा है। पार्टी ने कार्यकारिणी सदस्य खेम सिंह चौहान को भी तलब किया है। चौहान पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया में पार्टी विरोधी टिप्पणी की। अब प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने पांचों नेताओं को प्रदेश मुख्यालय में बुला लिया है। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ रानीखेत के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला फूका। इससे पहले इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया, जिससे कहा गया कि क्षेत्रीय विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ है। कांग्रेसियों ने मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी को संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस ने धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के लगाए गए आरोप से यह प्रतीत होता है कि उत्तराखंड सरकार मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और घोटाले जैसे कई अनैतिक कार्यों में शामिल है। ऐसी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सब मामले दर्शाते हैं कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी रानीखेत ताड़ीखेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि सब उत्तराखंड वासी जानते हैं कि सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों की तरफ से कि जो मंत्रिमंडल विस्तार धाकड़ धामी सरकार का नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कई पैसों का लेन देन है। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि 30 लाख रुपए दे दिए गए, उसके बावजूद मंत्री बनाने के नाम पर धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, तो ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पार्टी के लोग ही उन पर इस तरह से धन लेकर के कैबिनेट में मंत्री पदों को देने का वादा कर रहे हैं। तो ये किस तरह की धांधली है? क्या किसी भी संवैधानिक सरकार में मंत्री पद पैसे लेकर दिए जाएंगे? तो ये आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है ये भाजपा सरकार पे है, ये धामी जी मुख्यमंत्री जी पे है कि वो जांच कराएं कि जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर के 30 लाख रुपए लेकर के मंत्री पद देने का वादा किया जा रहा है। तो इसके बारे में हमारी ये मांग है कि इस पर जांच हो और जो भी इस पर दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा दी जाए। कुमाऊं समेत पूरे प्रदेश में जंगलों की आग ने पूरे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। जंगली जानवरों से लेकर आम इंसानों तक को धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। वन्य जीव वनाग्नि की वजह से जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कई गांवों में तो आबादी तक जंगल की आग पहुंच गई है। पिछले एक माह के दौरान जंगलों में आग की घटनाओं ने तेजी पकड़ी है। 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 559 वनाग्नि की घटनाएं हुई। इनमें कुमाऊं की 318 घटनाएं शामिल हैं। इस दौरान पूरे प्रदेश में 689 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हुआ है। जलते जंगलों से पर्यावरणविद के साथ ही स्थानीय निवासी और सरकार तक चिंतित है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गंभीरता दिखानी चाहिए
तब विभाग दिखाता नहीं है। जब हालात नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं तब विभाग के आला अफसर से लेकर जनप्रतिनिधियों को वनाग्नि और पर्यावरण के नुकसान की याद आती है। नैनीताल जिले के अंतर्गत नैनीताल वन प्रभाग समेत 6 वन प्रभाग आते हैं। इन प्रभागों के अंतर्गत आने वाले जंगलों में 15 फरवरी से अब तक 76 घटनाएं हुई हैं। इससे करीब 91 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। इसमें भी सर्वाधिक घटना नैनीताल वन प्रभाग में हुई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग स्लॉट, पंजीकरण, सत्यापन और टोकन सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और कार्यदायी संस्था जल्द ही स्थानों की पहचान करने का आदेश दिया गया। मंत्री सत्यपाल महाराज ने बताया है कि चारधाम यात्रा को लेकर एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की स्थापना देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में की गई है, जो दूसरे यात्रा काल के दौरान सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक संचालित रहेगा। उन्होंने बताया कि पर्यटकों और यात्रियों को लंबी कतारों एवं अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए चारधाम यात्रा में धामों के दर्शन के लिए टोकन स्लॉट की व्यवस्था शुरू की गई। चारधाम यात्रा में इस बार इलेक्ट्रिक वाहन भी सरपट दौड़ेंगे। केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत चारधाम मार्गों पर GMVN की ओर से EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो इस बार जब आप चारधाम की यात्रा के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप फट से पहुंचेंगे और तुरंत दर्शन करके आप वापस भी आ जाएंगे। यानी कि इसमें लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा, क्योंकि इस बार सरकार ने स्लॉट और टोकन की व्यवस्था को शुरू कर दिया है। यानी कि जब आपको वहां जाने के लिए अनुमति दी जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसी के आधार पर आपका स्लॉट भी डिसाइड हो जाएगा। स्लॉट डिसाइड यानी कि यह पता आपको लग जाएगा कि आपको कितने बजे से कितने बजे के बीच में जाना होगा, और उसी हिसाब से आपको टोकन भी मिलेगा। आप टोकन लेंगे और जो समय आपको दिया गया है, जो स्लॉट आपको दिया गया है, उस स्लॉट के बीच में आप मंदिर तक पहुंचेंगे, जहां आपको तुरंत दर्शन होंगे और आप वापस आ जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए हैं। इंतजार, अब स्लॉट और टोकन व्यवस्था शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि अब ऐसे में जो यात्री होंगे उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल राणा, देखिए बता दूं आपको, जिस तरीके से आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होनी है और इसको लेकर सरकार ने जो युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की हुई हैं और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चाहे मैं ट्रेवल्स की मैं बात करूं या फिर अन्य चीजों की मैं बात करूं या फिर, तो हर तरीके से लेके जो सरकार के द्वारा तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर की गई, तो इसी तरीके से अगर जो तीर्थ यात्री हैं वो कभी के चारधाम यात्राओं की यात्रा करने के लिए जो तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए उनको एक स्लॉट और टोकन सिस्टम सरकार के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है, जिससे जो पंजीकरण होगा तो मुझे स्लॉट उनको मिलेगा और सत्यापन और टोकन सिस्टम लागू हो जाएगा, जिसके बाद जिला प्रशासन और अन्य जो संस्थाएं हैं उन तक पूरी जानकारी पहुंचेगी और जो श्रद्धालु नियत समय में और भीड़ भाड़ से बचते हुए अपने जो तीर्थ स्थल हैं वहां तक पहुंचेंगे और चारधाम यात्राएं पूरी कर सकेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार द्वारा यहाँ पर की गई है। और अगर मैं जो पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज, उनके द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं उनको लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठकें यहाँ पर की गई हैं और पूरे जो मामले का ट्रायल यहाँ पर हो चुका है। पुलिस और जो कार्यदायी संस्था है उनको स्थानों की पहचान करने या फिर जहाँ ये जो टोकन सिस्टम है या फिर पंजीकरण है या फिर स्लॉट है, इनको जो चिन्हित करने के लिए आदेश यहाँ पर जारी कर दे चुके हैं। जी बिल्कुल इंतजार, आखिर ये जो स्लॉट और टोकन सिस्टम होगा ये किस तरह से मिलेगा? क्या जब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं तभी पर मिल जाएगा या वहां पहुंचने के बाद मिलेगा? इसकी क्या कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं राणा आपको कि जब क्योंकि चारधाम यात्रा में आने के लिए जो
रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर पंजीकरण है, उसके लिए यहाँ पर जो साइट्स है वो यहाँ पर खोली गई हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे तो चारों धाम की यात्रा करने से पहले उनको पंजीकरण करना यहाँ पर अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, ताकि उनको हर तरीके से ट्रैक किया जा सके, ताकि अगर कहीं कोई त्रासदी होती है, कोई आपदा संबंधित आती है तो वहां तक जो श्रद्धालु है उस तक जो सिस्टम है, मशीनरी है, वो समय रहते पहुंच सके। तो उसी समय जब आप चारधाम यात्रा का पंजीकरण करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो उसी समय टोकन सिस्टम के लिए आपको उसके लिए पंजीकरण करना होगा, जहां आपको टोकन सिस्टम मिल जाएगा और जिस जो धार्मिक स्थल तक आपको पहुंचना है नियत समय में टोकन के जो समय सीमा है उस तक आपको वहां पर पहुंचकर भीड़ भाड़ से बचते हुए और नियत समय में आपको चारों धामों की यात्रा करने के लिए इस जो नीति तैयार की गई है, जो नीति अपनाई गई है, इस नीति से आपको भरपूर फायदा मिलेगा और सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं को भरपूर सुविधाएं देने के लिए बिल्कुल। इंतजार क्या, अगर कोई अपने निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाया किसी कारण की वजह से, तो क्या उसके लिए फिर क्या व्यवस्था होगी कि उसको फिर दर्शन करने के लिए कैसे मौका मिलेगा? बिल्कुल राणा, देखिए मैं बता दूं आपको, वैसे तो जिस तरीके से श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे तो तमाम तैयारियां की गई, जगह जगह कैंप्स लगाए गए हैं, संस्थाएं लगाई गई हैं और पुलिस विभाग को जिम्मा दिया गया है। कई कार्यदायी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको प्राइवेट स्तर पर ये काम करने के आदेश यहाँ पर जारी किए गए। सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री के द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि 2 स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो अगर कहीं इस तरह की समस्या आती है कि टोकन का जो समय है या फिर टोकन सिस्टम स्लॉट का जो समय दिया गया है उस तक श्रद्धालु वहां नहीं पहुंचता, तो जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां से उनको भरपूर सुविधाएं मिलेंगी। टोकन के आधार पर उनको अन्य सुविधाएं यहाँ से दी जाएंगी और उनके जो दर्शन है, जो तीर्थस्थल दर्शन है, उनको कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, इंतजार आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रूट पर उन वाहनों पर इस बार अपनी पैनी नजर रखेगी जो वाहन चालक अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान करते हैं। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की टीम चारधाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी और इस दौरान सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की टीम ठोस कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा के रूट पर बनी रहे। अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि बाइक्स पर आते हैं और ये बाइक्स में कई बार बहुत ऊंची आवाज पटाखे चलाने वाली बाइक्स का भी प्रयोग करते हैं साइलेंसर को निकालकर। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग 1 मई से इसमें इंटेंसिवली एक अभियान चलाएंगे पूरे जिले भर में। और जितने भी यात्री हमारे अगर आते हैं उनकी अगर बाइक्स में इस प्रकार की हमारी शिकायतें हमें मिलेंगी तो उनको डेफिनेटली हम लोग सीज करेंगे और एनवेक्ट में कार्रवाई करेंगे। इंटरनेशनल ड्रग माफिया बनमीत नरूला के भाई परमेंद्र सिंह नरूला को ईडी ने 20 घंटे की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को देहरादून स्थित स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी की 14 दिन कस्टडी रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की मंजूर की है। अब ईडी 7 दिनों तक आरोपी परमेंद्र सिंह नरूला से पूछताछ करेगी। परमेंद्र सिंह पर आरोप है कि उसने अपने भाई के पैसों को काले से सफेद करने में मदद की। उसके दुबई, अमेरिका और अन्य कई देशों में बैंक खाते थे। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में बनमीत को लंदन से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने नरूला परिवार पर और उनके घर हल्द्वानी में छापा मारा। इस छापे में नरूला परिवार के घर की तलाशी ली गई। वहां पर अलमारियों से और अन्य जगहों से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। करीब 20 घंटे चली छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद ईडी ने बनमीत के भाई परमेंद्र सिंह नरूला को गिरफ्तार कर लिया। परमेंद्र के दुबई, सिंगापुर, अमेरिका आदि देशों में कई बैंक खाते हैं। इन खातों में बनमीत नरूला डॉलर और अन्य विदेशी मुद्रा में धन जमा करता था। इसके बाद वह दुबई में रहकर ही इस धन को वहां की मुद्रा में और फिर से भारतीय मुद्रा में बदलकर विभिन्न जगहों पर निवेश करता था। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता
इंतजार रजा जुड़े हुए हैं। इंतजार वनमीत के भाई परमिंदर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उस पर आरोप यह है कि वो अपने भाई वनमीत के जो काला धन था उसको सफेद करता था। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? पर इंतजार। बिल्कुल राणा, देखिए मैं बता दूं आपको, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जो प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनके लेकर यहाँ पर तमाम कार्रवाई अगर की जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर परमेंदर सिंह नरोला की यहाँ पर बात करूं तो इंटरनेशनल ड्रग माफिया वनमीत नरोला का भाई है परमेंदर सिंह नरोला, जिसको ईडी ने करीब 20 घंटे की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और बताया गया कि आरोपी को देहरादून स्थित स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से जो ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी इसके लिए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। अब ईडी 7 दिन की रिमांड पर परमेंदर सिंह नरोला को लेकर इससे पूछताछ करेगी और अन्य जो जानकारी वो इनसे जुटाएगी। बता दें कि करीब 2019 में इनके जो भाई हैं वनमीत नरोला, उनको लंदन से गिरफ्तार किया गया था और आरोप यह है परमिंदर नरोला पर कि ये अपने भाई का जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का काम करता था। और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके घर से मिले हैं जिसको ईडी ने कब्जे में ले लिया है फिलहाल। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा परमिंदर सिंह को ईडी की जो कस्टडी में रखने के लिए 7 दिन का रिमांड यहाँ पर मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब ईडी परमिंदर से गहन पूछताछ में जुट गई है। इसके बाद क्या तथ्य सामने आएंगे राणा, उनके लेकर एक भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आखिर इंटरनेशनल ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया गया है, इसके भाई को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और इनके जो खाते उनको भी यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। और करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद अब वनमीत के भाई परमिंदर सिंह नरोला को पूरी तरीके से ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जांच बिल्कुल। शुक्रिया इंतजार आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा में रामड़ी आन सिंह गांधी आश्रम कटघरिया में गौ कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्नति स्वयं सहायता समिति और गोभक्त गो संरक्षक ने किया, जिसमें कथावाचक व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवली ने बताया कि गाय की दुर्दशा अत्याचार होने के कारण गो कथा आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कथावाचक व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवली ने सभी से यह अपील की है कि हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करें। उन्होंने इस दौरान गाय के महत्व को भी बताया है। ये सारी गौ कथाएं इसलिए रखी गई हैं कि सब गौ भक्त जो हैं एक जगह पे मिल के हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करें और गाय को आश्रमों में या गौशालाओं में पहुंचाने के लिए जो है हर किसी की सहायता लें। यहाँ पे आज हर किसी के अंदर गौ भक्ति को जगाने के लिए ये गौ कथाएं करी गई हैं, क्योंकि आज गाय की दुर्दशाएं हैं। इसीलिए इस धरा पे, इस पृथ्वी में आज इतना बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है और सारे अधर्म हो रहे हैं, क्योंकि धर्म की जो हमारी लाठी है आज वही हमारे हाथ पे नहीं है, तो हम क्या धर्म के आगे चलेंगे और क्या धर्म। उत्तराखंड सरकार के द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने निर्देश पर रुड़की में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी सरकार ने 18 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की है, जिसके चलते आज उत्तराखंड के उपभोक्ता भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आम आदमी का खून चूसने में लगी है, उद्योगपतियों को हर सहूलियत प्रदान कर रही है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी और युवक का कसूर बस इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक के साथ मारपीट करने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह से मामला शांत कराया। दरअसल उत्तराखंड सरकार के द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर रुड़की के डीजीएम कार्यालय के बाहर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। हालांकि इसी दौरान एक युवक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मारपीट करते हुए नजर आए। हरिद्वार में अपनी जमीन पर हरे पेड़ों का अब आसानी से कटान होगा। इन बातों का हरिद्वार डीएफओ ने खंडन किया है। कहा कि जब तक शासन से कोई लिखित एडवाइजरी नहीं आती है तब तक इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर इसके बावजूद भी कोई
इस तरह से पेड़ काटने का मामला सामने आता है तो पहले की तरह नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें लगभग 12 प्रजातियों को पे जो है पातन की अनुमति की कंडीशन थी वो लगाई गई थी, और बाकी सारी जो इसके अतिरिक्त प्रजातियां हैं उसके लिए ये निर्धारित किया गया था कि इसमें अब किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जो इसकी प्रक्रिया होगी, जो प्रोसीजर होगा, उसको निर्धारित करने के लिए एक जो उसकी मानक प्रक्रिया है वो अलग से जारी करने का उल्लेख किया गया था। और अभी तक जो है अतिथि तक जो मानक प्रक्रिया है छूट प्रजातियों के लिए वो राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। इसलिए कुछ लोगों को ये भ्रांतियां थी कि अब जो छूट प्रजाति के पेड़ हैं उनको काटने के लिए, जिसमें सेमल, तुन इत्यादि सम्मिलित हैं, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खेल में उत्तराखंड के युवा देश और दुनिया को अपना लोहा मनवा रहे हैं। हरिद्वार के डीएवी स्कूल का छात्र कक्षा 6 का छात्र आरव खान का नेशनल टीम में के कैंप के लिए चुना जाना दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करता है। आरव अंडर 14 बास्केटबॉल की टीम में भारतीय कैंप को 29 मई को ज्वाइन करेगा। उत्तराखंड से पहला ऐसा मौका है जब अंडर 14 कैटेगरी में किसी खिलाड़ी ने इंडियन टीम कैंप में अपनी जगह बनाई है, जिससे आरव ही नहीं उसके कोच भी उत्साहित है। आरव अपनी इस सफलता के लिए अपने कोच को श्रेय दे रहा है। अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सर ने सिखाया मेरे को, मतलब सर के पास ही खेलता था मैं, और फैमिली सपोर्ट भी सही था, तो मेरे खेलने के लिए और मौका मिल चुका था। तो शाम को प्रैक्टिस करता हूँ हर जगह, मतलब यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे घर के पास भी कोर्ट है, वहाँ पे भी ले जाता हूँ। डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र है और बच्चा बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। 6 क्लास का बच्चा है, अभी 7th क्लास में आया है, और इसने स्कूल के साथ साथ पूरे प्रदेश का और उत्तराखंड का नाम रोशन करा है। अभी 29, 30, 1 तारीख में बच्चा का सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और बास्केटबॉल फेडरेशन की तरफ से भी लेटर आया है, कल इसकी फ़्लाइट है, कल बच्चा हरिद्वार से जाएगा। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हरिद्वार के लिए भी। जिस अभाव में, जैसे आज की तारीख में यहाँ पे कोर्ट नहीं है, कोई सरकारी हमें कोई सहायता नहीं किसी प्रकार की मिल रही, लेकिन उसके आधार पर बच्चे ने जितनी मेहनत करी है उसका एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आज। किस तरह से सिलेक्शन हुआ बच्चे का? पहले अभी हमारा नेशनल खेलने गए, पांडिचेरी खेलने गया था बच्चा हमारा, उसके बाद वहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद इसका गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब कहीं ना कहीं प्रदेश से लुप्त होने के कगार पर है। इसे स्वास्थ्य विभाग का फेल्यूर कहें या फिर सरकार की नजरअंदाजी, लेकिन खुशियों की सवारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान थी, अब वो जीवन दायिनी एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिस पर अब सियासी पारा भी गरमाने लगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011 में खुशियों की सवारी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रसव के उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाया जाता था। आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी इस वैन के जरिए अस्पताल लाया जाता है। शुरू में यह योजना किराए के वाहनों में शुरू की गई। इसके बाद 30 मार्च 2013 में सरकार ने किराए की वैन के स्थान पर अपनी गाड़ियां खरीदकर योजना का संचालन किया। शुरुआती कुछ सालों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में यह योजना काफी सफल हुई, इसकी मांग भी बढ़ने लगी। खुशियों की सवारी के संचालन का जिम्मा समस्त जनपदों के सीएमओ को दिया गया। इसके लिए प्रति केस 450 रुपए निर्धारित किए गए। समय के साथ देखरेख के अभाव में ये वाहन खराब होने लगे। संचालन में आ रही दिक्कतों के कारण सीएमओ ने इस योजना से हाथ खड़े कर दिए। 2019 में इस योजना का संचालन तकरीबन ठप हो गया, और तब से लेकर अब तक ये व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। खुशियों की सवारी हमने पीपीपी मोड में दी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो खराब है, क्योंकि हमने 108 जो चला रहा है उसी को खुशियों की सवारी दी है। तो व्यवस्था बनाने का उसका वो है, हम वो पीपीपी हमारा पार्टनर है, हम उससे पूछेंगे और व्यवस्था सुधारने के लिए कहेंगे। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें, और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको
अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था जो ये एम्बुलेंसेस की है बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने पता भी किया तो मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंसेस हैं 2 एम्बुलेंस हैं वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ। और ड्राइवर एक ही है और पूरी व्यवस्था, उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो व्यवस्था है टोटल व्यवस्था विहीन हो चुका है, सारी व्यवस्था। और खुद देखिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सारे अधिकारी भी, मुझे ऐसा एहसास होता है बात करने पर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय पाते हैं। और इसीलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रसव के लिए महिला जा रही थी और रास्ते में या टेम्पो पे या अस्पताल की गेट पे प्रसव हो जाता है। बड़े दुख की और शर्म की ये बात है, चिंता की, कि सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो तो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।